हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, आज के नए सेशन में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। आज जो नया चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स आप सुनते हैं तो यह चैप्टर आपको नया लगेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग इस टाइप का कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं। क्लास 10 में या उसके पहले भी इस तरह का कोई टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास नहीं था। तो यह जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके बारे में जब आप सुनिएगा तो आपके मन में सबसे पहली बात आएगी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में क्या होगा, क्या कंटेंट होगा इस चैप्टर के अंदर। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग जो भी पढ़ेंगे वह ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स होगा, ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स होगा। तो फिर कहिएगा कि ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। तो इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो कंटेंट हमको पढ़ना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। आइए देखते हैं पहले एक बार कि हमारा जो चैप्टर है आज का वह क्या है। तो हमारा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग फिर वही बात है कि मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो हमने आपसे कहा कि मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट का अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो फिर आप जब दिमाग में यह बात आएगी कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो अलजेब्रा तो आप कई जगहों पर पढ़े हैं, ठीक है, सिंपल अलजेब्रा आप पढ़े हैं। 11th में आने के बाद सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक उसी तरीके से यह है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। यह अलजेब्रा का एक ब्रांच है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप हमसे पूछिएगा कि अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में हमको करना क्या होगा, तो इसको समझने के लिए आप याद कीजिए अलजेब्रा ऑफ सेट्स को। कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने उसमें सेट्स के अबाउट जानकारी ली थी। सबसे पहली कि सेट होता क्या है, ठीक है, फिर सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, फिर उन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो यही सब चीज हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर। तो ठीक उसी तरीके से यह जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां हम समझेंगे सबसे पहले कि स्टेटमेंट क्या होता है, फिर उन स्टेटमेंट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हम करेंगे, उन ऑपरेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट की। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज स्टेटमेंट। वह क्या है, स्टेटमेंट। हमको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट आप बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि किसी ने यह स्टेटमेंट दिया, ठीक है, या क्रिकेट मैच होने वाला है तो उससे पहले कैप्टन का यह स्टेटमेंट है, या किसी नेता ने कोई फलाना स्टेटमेंट दिया जिसके कारण विवाद हो गया है। तो स्टेटमेंट वर्ड आप सुनते हैं, लेकिन आज हम लोगों को एक्चुअली समझना है कि स्टेटमेंट किस तरह का वर्ड होता है। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, सबसे पहले सेंटेंसेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट सेंटेंसेज में से ही आता है। सर्टेन काइंड ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। इसीलिए आप यहां देख रहे होंगे सेंटेंसेज, ठीक है। तो सेंटेंसेज यहां इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमको पढ़ना है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे पास सेंटेंस की जानकारी होगी। तो हम लोग सबसे पहला जो बेसिक वर्क करेंगे वह क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंसेज की जानकारी एक बार रिकॉल कर लेंगे, और जब सेंटेंसेज की जानकारी हो जाएगी आपको, तब हम बताएंगे कि उन सेंटेंसेज में से स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस होगा। तो एक बार शुरुआत करते हैं सेंटेंसेज के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंसेज होता क्या है। तो कहता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस जनरेट करता है। मींस कंप्लीट सेंस जनरेट करने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू व्हिच
वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज टू अदर इज कॉल्ड ए सेंटेंस। क्या कहा? कहा कि द ग्रुप ऑफ वर्ड थ्रू विच वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज टू अदर्स मीन्स वह ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपनी कोई बात दूसरे को समझा पाते हैं या फिर दूसरे की बात सुनकर खुद समझ पाते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो हमको एक बार लेकिन इसको रिकॉल करना है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमने सेंटेंस समझ लिया कि सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट सेंस देता है, या सेंटेंस वह ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो बात आती है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की कि सेंटेंसेज होता किन किन तरह का है, ठीक है? तो वह भी आपने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंसेज 4 तरह के होते हैं, 4 फंडामेंटल टाइप्स होता है सेंटेंस का, ठीक है? जिसमें पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह 4 तरह का सेंटेंस आपने पढ़ा है, ठीक है? लेकिन सभी सेंटेंसेज को हम एक बार फिर से एग्जाम्पल के साथ रिकॉल कर लेना चाहते हैं ताकि स्टेटमेंट पहचानते समय हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो आइए एक एक करके, आइए डिक्लेरेटिव सेंटेंस सबसे पहला शुरुआत करते हैं। जो 4 फंडामेंटल टाइप्स था सेंटेंस का, उसमें सबसे पहला टाइप क्या था? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ये सेंटेंसेज दैट मेक्स एन असर्टेशन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट मेक्स एन असर्टेशन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। हम लोग अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जो डिक्लेरेशन जनरेट करता है उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो अब आप कहिएगा कि डिक्लेरेशन जनरेट करने का क्या मतलब होता है? तो वैसा सेंटेंस जिसको सुनकर हम उसका मीनिंग बता पाए, सुनकर हम कह पाए कि यहां सही बोला जा रहा है या फिर गलत बोला जा रहा है। अगर हम कोई सेंटेंस हमारे सामने बोला गया और हम यह कह पा रहे हैं कि इस सेंटेंस में कुछ फैक्ट है जिसके अबाउट सही बोला जा रहा है या फिर गलत बोला जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग पता चले। आइए कुछ टाइप्स भी इसके हम देख लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। जैसे कहा कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असर्टिव सेंटेंसेस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आप इन एग्जांपल्स को अगर आप पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम सुनते कहेंगे कि हां यह सही बात है। इसी तरीके से 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यह जो सेंटेंस है इसको जब हमने पढ़ा तो हम इससे क्लियर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि यह सेंटेंस सही बात बोल रहा है, मीन्स इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका मीनिंग निकलता हो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक इसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज ए रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो या तो क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है या आपको कमांड देता है, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं कि लाइट का स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन द लाइट, तो यह क्या हो गया, कमांड देना हो गया, उसको ऑर्डर देना हो गया, तो यह क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू योर होमवर्क, ठीक है, अपना होमवर्क करो, यह भी क्या है, कमांड देना हो गया, ठीक है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ला कर दो, ठीक है। कीप क्वाइट, चुप रहो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। ए सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस ए रिक्वेस्ट और ए कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो यह सब एग्जांपल हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का।
इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करता है यह। ठीक है, ए सेंटेंस दैट आस्क्स सम क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो क्या करता है, क्वेश्चन जनरेट करता है, क्वेश्चन एराइज करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे यहां पर देख लीजिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हो तुम। ठीक है, हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम हेयर, मुंबई यहां से कितनी दूर है। इज एवरी सेट फाइनाइट, क्या प्रत्येक सेट फाइनाइट सेट होता है। तो यह सब जो सेंटेंसेज है यह क्या कर रहा है, क्वेश्चन एराइज कर रहा है। तो क्वेश्चन एराइजिंग सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसको सुनकर हमारे अंदर क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तो दोस्त बात करते हुए आपस में, कोई लड़की बगल से गुजर गई, ठीक है, तो सारा बात छोड़ के उसी पर चर्चा होने लगी, वाह क्या सुंदर लड़की है। लिसन टू मी तन्वी। ठीक है, लिसन टू मी तन्वी। मान लीजिए कि शादी में गए हैं, ठीक, वहां किसी लड़की को तार रहे हैं, तारना पर आजकल बवाल मचा हुआ है, आप जान ही रहे हैं। अंदर से एकदम फीलिंग जो है हिलोड़े मार रहा है पूरा। कोई लड़की है तन्वी, ठीक है, जबरदस्त इच्छा हो रही है बात करने की, कोई बात नहीं आपके पास है, फिर भी बोल दिए लिसन टू मी तन्वी, तन्वी जरा सुनना। तन्वी आ गई पास, ठीक है, बात तो कोई है नहीं। तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं क्या? हाँ हाँ, उनसे बात हो रही थी, हमको लगा कि बैंक में काम करते हैं। अरे जब उनसे बात हो रही थी तो उन्हीं से पूछ लेते, तन्वी से पूछने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन तन्वी से पूछने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि तन्वी को देखकर अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रहा था। तो स्ट्रांग फीलिंग अगर आता है तो हम क्या कहते हैं कि सेंटेंस किस तरह का हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मे यू लाइव लॉन्ग। ठीक है, हर्रा वी हैव वॉन, मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मोबाइले से गेम जीत गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कुर्सी पर जोर से चिल्ला दिए, आई विन द गेम, आई विन द गेम। सारा लोग दौड़ा दौड़ा आया, भाई क्या हो गया, पता चला कि मोबाइल से गेम जीत गए हैं। तो इस तरह का अगर स्ट्रांग फीलिंग आपके अंदर आता है तो फिर उस तरह के सेंटेंसेज को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आप फिर से हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल बात के ऊपर कि हम लोग इन सेंटेंसेज की चर्चा यहां मैथमेटिक्स के अंदर क्यों शुरू कर दिए हैं। तो हमने आपसे कहा कि यह जो हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें हम लोग किसका डिस्कशन, यह जो टॉपिक है बेसिकली यह क्या है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का अलजेब्रा है। इसमें हमको स्टेटमेंट का जोड़ घटाव सीखना है। तो स्टेटमेंट का जोड़ घटाव तभी होगा जब हम स्टेटमेंट को समझेंगे, और स्टेटमेंट बनता है किससे, सेंटेंसेज से। तो इसीलिए सेंटेंस को देखना जरूरी था। नीचे कह भी रहा कि एक्चुअली इन मैथमेटिक्स वी शैल बी इंटरेस्टेड ओनली इन पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेज की चर्चा आपसे हम इसलिए कर रहे हैं, हम चर्चा सभी सेंटेंसेज का आपसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन इंटरेस्ट किसमें है, तो उस सेंटेंस में है जो डिक्लेरेशन जनरेट करता हो, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। आएंगे उस टॉपिक पर कि स्टेटमेंट कहते किसको हैं। लेकिन अगर हमको सभी तरह के सेंटेंसेज की जानकारी रहेगी, ठीक है, तो हम कह पाएंगे देखने के साथ ही कि यह सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमने सभी तरह के सेंटेंसेज की चर्चा की, लेकिन हमारा मेन इंटरेस्ट यहां पर किस चीज में होगा, उस सेंटेंस में होगा जो सेंटेंस स्टेटमेंट होने लायक होगा।
ठीक है, जो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जिस सेंटेंस की चर्चा करते हैं वह बेसिकली क्या होना चाहिए, डिक्लेरेटिव होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेटिव होना चाहिए मतलब असर्टिव होना चाहिए। तो बाकी का जो है तीन वह नहीं होना चाहिए, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमको इन सेंटेंसेस की जानकारी रहेगी तभी हम देखने के साथ इसको छांट पाएंगे। तो आइए, अब हम चूंकि सेंटेंसेस की चर्चा कर लिए हैं, आपसे हर तरह के सेंटेंस की जानकारी ले लिए, आपका भी रिकॉल हो गया होगा कि किस सेंटेंस की क्या खासियत है। ठीक है, सेंटेंस पहचानना अगर भूल गए आप रहे होंगे तो आपको एक बार यह एग्जांपल्स देखकर याद आ गया होगा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स जो है वह बेसिकली क्या होगा, सेंटेंस होगा। लेकिन किस तरह का सेंटेंस होगा यह हमको समझना है। तो देखिए, कहता है कि ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, स्टेटमेंट जब भी होगा तो कौन होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज क्या स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कहता है कि ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड ए मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट और सिंपली ए स्टेटमेंट। क्या कहा, सबसे पहली क्राइटेरिया है स्टेटमेंट होने की क्या, कि स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस होगा, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। मींस असर्टिव सेंटेंस आपका स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन वैसा असर्टिव सेंटेंस जिसका मीनिंग या तो ट्रू निकले, पढ़ने के बाद हमको लगे कि नहीं जो मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का वह ट्रू है, या फिर पढ़ने के बाद हमको यह लगे कि जो मीनिंग निकल रहा है इसका ये फॉल्स है, गलत बोल रहा है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन दोनों मीनिंग एक साथ नहीं निकलना चाहिए। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट और सिंपली स्टेटमेंट। चलिए, तो इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि किस सेंटेंस का मीनिंग सिर्फ ट्रू निकलता है। ठीक है, किस तरह हम सेंटेंसेज को पढ़कर समझेंगे कि इसका मीनिंग फॉल्स है, और कब हम समझेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां सबसे पहले कहा कि द अर्थ इज ए प्लैनेट। ठीक है, कोई आपसे कहता है कि द अर्थ इज ए प्लैनेट, तो आपको यह बात सुनकर क्या लग रहा है कि अगला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, तो आपने किताब में पढ़ रखा है। ठीक है, साइंटिफिकली आपको पता है कि अर्थ क्या है, प्लैनेट है, तो आप कहिएगा कि अगला आदमी सही बोल रहा है। मींस यह क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जिसमें आपको लग गया कि इसका मीनिंग या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, वह स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, इसका मीनिंग आपको सुनकर क्या लगा कि आदमी सही बोल रहा है, मींस यह स्टेटमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 35 दिन। कोई कह रहा है कि एक महीने में 35 दिन होते हैं, तो आप सुनते कह दीजिएगा कि गलत बोल रहा है। तो जैसे ही मीनिंग क्लियर हो गया कि यह फॉल्स बोल रहा है तो वह स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी यह भी आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब देखिए इसमें क्या है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यह जो सेंटेंस है यह एक ही साथ ट्रू और फॉल्स दोनों है। मैथमेटिक्स कुछ लोगों को बहुत आसान लगता है, जबकि कुछ लोगों को यह बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो एक ही साथ जब यह क्या हो रहा है, इजी भी है कुछ लोगों के लिए, और उसी समय यह क्या है, डिफिकल्ट भी है कुछ लोगों के लिए। मतलब एक ही साथ इसका मीनिंग, जिसको डिफिकल्ट लगता होगा उसके लिए यह सेंटेंस ट्रू मीनिंग दे रहा है, जबकि जिसको मैथमेटिक्स इजी लग रहा होगा उसको यह फॉल्स मीनिंग दे रहा है। मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों मीनिंग एक साथ दे रहा है, मतलब यह स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वह सेंटेंस जिसका मीनिंग एक ही साथ ट्रू और फॉल्स दोनों बनता हो
वह कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट होने के लिए क्या है, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। आगे बढ़िए, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपने गणित में पढ़ रखा है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, मतलब सुनते से ही यह ट्रू है, तो यह स्टेटमेंट होगा। एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसमें क्या लग रहा है आपको, तो यह आपको फॉल्स मीनिंग दे रहा है। आप जानते हैं कि सेट फाइनाइट भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है, लेकिन यहां हमको कहा जा रहा है कि प्रत्येक सेट फाइनाइट ही होता है, मतलब यह गलत बोल रहा है, मींस फॉल्स मीनिंग दे रहा है। तो लेकिन मीनिंग तो दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, इसलिए स्टेटमेंट होगा। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप सबको जानकारी है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी होगा कि कोई भी रियल नंबर अगर ए है तो ए को a प्लस आई इंटू 0 आप लिख सकते हैं, और a प्लस आई बी के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यह एक्चुअली तो यह रियल है, लेकिन इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन अगर आपने पढ़ा है तो वहां इस चीज को पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। जितने इमेजिनरी नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना है कि अगर नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। तो हम सभी रियल को भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी इमेजिनरी को भी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मीनिंग ट्रू निकल रहा है, मीन्स यह भी स्टेटमेंट है। 9 इज लेस देन 7, ठीक है, गलत बोल रहा है लेकिन स्टेटमेंट होगा। द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज ए इवन नंबर। अब यहां फिर देखिए क्या हो रहा है। अगर आप नेचुरल नंबर 2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर आपको 4 आएगा, ठीक है। यानी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आपने किया तो इवन आया। लेकिन अगर आप नेचुरल नंबर 3 ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो यह क्या हो गया, ऑड आ गया। तो यह एक ही समय पर क्या हो रहा है कि यह ट्रू भी हो रहा है। जैसे अगर कोई एग्जांपल 2 ले नेचुरल नंबर में तो उसको ट्रू रिजल्ट आ रहा है, और अगर कोई दूसरा क्या किया 3 ले लिया नेचुरल नंबर तो उसको क्या आ रहा है, इसका मीनिंग क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब एक ही साथ यह ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, इसलिए यह स्टेटमेंट नहीं होगा। तो बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह के सेंटेंसेज को हम स्टेटमेंट कहेंगे। तो दोज डिक्लियरेटिव सेंटेंस which can be judged to be either true or false but not both at the same time। एक ही समय पर ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसे सेंटेंसेज स्टेटमेंट नहीं होते हैं। हाँ, क्लियर मीनिंग ट्रू आ रहा है तब भी स्टेटमेंट है, क्लियर मीनिंग फॉल्स आ रहा है तब भी स्टेटमेंट है। कुछ और भी हम आपसे पूछ लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ। जैसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हम लिख रहे हैं 2 + 3 = 5, ठीक है, 2 + 3 = 5, तो यह स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 2 + 3 5 के बराबर होता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 2 + 3 = 9, तो यह भी स्टेटमेंट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, लेकिन स्टेटमेंट होगा 2 + 3 = 9। लेकिन अगर हम लिखते हैं 2 + x = 5, 2 + x = 5, तो अब यहां x क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। अगर x का वैल्यू हम 3 देंगे तो ट्रू हो जाएगा यह, और x का वैल्यू हम 4 कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा यह। मींस एट द सेम टाइम यह ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है, मतलब यह क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना है
कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। अब कुछ और बातों को याद रखकर आप आसानी से यह कह पाएंगे कि गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ते समय कुछ क्लू अगर आपको मिले, ठीक है, तो क्या क्लू हो सकता है? तो देखिए, कह रहा है कि सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम। ठीक है, वेरिएबल टाइम, सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम सच एज यस्टरडे, टुडे, टुमारो आर नॉट स्टेटमेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऐसा वर्ड मिले, वेरिएबल टाइम वाला वर्ड, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, तो आप निश्चित रूप से वैसे सेंटेंस को स्टेटमेंट में नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसा वर्ड कंटेन करने वाला सेंटेंस ऑलवेज एक ही साथ क्या होगा, ट्रू और फॉल्स दोनों होगा। इसलिए जैसे ही आप इन वर्ड्स को देखिए तो आप उसके ट्रू फॉल्स होने पर विचार करिए नहीं करिए, आप कह सकते हैं कि वह स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे यहां कहा टुडे इज संडे। ठीक है, टुडे इज संडे, अगर आज संडे हो तब तो यह बात ट्रू है, लेकिन अगर आज मंडे हो तब यह बात क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से यस्टरडे वाज विंडी डे, यस्टरडे वाज विंडी डे, मान लीजिए कि पिछला जो दिन बीता है यह अगर विंडी डे था, यह बात हम आज बोल रहे हैं, तब तो यह ट्रू है। लेकिन यही बात कोई अगर परसों बोल रहा होता तो क्या हो जाता, वह फॉल्स हो जाता। तो इसमें भी क्या आ गया, वेरिएबल टाइम आ गया, इसमें भी वेरिएबल टाइम आ गया। टुमारो इज हॉलीडे, आज अगर सैटरडे है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और आज संडे है तो यही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके का वर्ड कंटेन करने वाला सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। और भी देखिए, सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्लेसेज, यहां क्या था, सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल टाइम आर नॉट स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्लेसेज सच एज हेयर, देयर, इस तरह का और भी जो वेरिएबल प्लेस को शो करने वाला वर्ड होगा। ठीक है, सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्लेसेज आर नॉट स्टेटमेंट्स। ठीक है, वैसा सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे यहां कह रहा है कि मेरठ इज फार फ्रॉम हियर। ठीक है, मेरठ यहां से बहुत दूर है, तो मेरठ यहां से बहुत दूर है, वो डिपेंड करता है, इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है कि यह बात बोलने वाला आदमी कहां खड़ा है। अगर दिल्ली में खड़ा है तब तो ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन मेरठ में ही खड़ा होकर बोल रहा है कि मेरठ इज फार फ्रॉम हेयर, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो वेरिएबल प्लेसेज शो करने वाला जो वर्ड है, अगर वह किसी सेंटेंस में आता है तो ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहा जाएगा। और भी एग्जांपल है, दिस प्लेस इज वेरी हॉट। ठीक है, दिस प्लेस इज वेरी हॉट, रोहित विल रीच देयर इन टाइम। ठीक है, तो यहां भी क्या आ गया, वेरिएबल प्लेस शो करने वाला वर्ड आ गया, तो यह स्टेटमेंट नहीं होगा। मीन्स वैसा सेंटेंस जिसमें वेरिएबल टाइम का वर्ड हो वह भी स्टेटमेंट नहीं होगा, वेरिएबल प्लेसेज का वर्ड आ जाए वह भी स्टेटमेंट नहीं होगा। और भी देखिए कैसा कैसा सेंटेंस, कैसा कैसा वर्ड कंटेन करने वाला सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। तो कह रहा है सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्रोनाउंस सच एज ही, सी, इट, या और भी इस तरह का वर्ड हो, मीन्स वेरिएबल प्रोनाउन हो, तो वह स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे कह रहा है कि ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, यहां पर ही क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है, यह क्लियर नहीं है। ठीक है, सी इज ए ग्रेजुएट। ठीक है, तो ही सी वर्ड यहां आ गया, तो ऐसा सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होगा। जिसमें वेरिएबल प्रोनाउंस होगा वह सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चन, तो आंसर दिस क्वेश्चन,
अब यहां पर फिर से क्या कहा कि चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट और नॉट। तो अब यह सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर दो। मींस क्या बोल रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो कमांड दे रहे हैं मींस ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा, किस तरह के सेंटेंसेज में हम कमांड की बात करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो वह कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि कैसा सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, तो असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होगा। इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। एवरीवन इन दिस रूम इज रिच, एवरीवन इन दिस रूम इज रिच। अब यहां दो दो दिक्कत है, ठीक है। एक तो वर्ड है दिस और दूसरा रिच भी, ठीक है। अब इस रिच के बारे में आपको बताते हैं कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है वेल डिफाइंड टर्म्स, ठीक है। तो कुछ टर्म्स ही ऐसा होता है जो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे रिच हो गया आपका, रिच, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑनेस्ट। यह सब वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो ऐसा सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स, ठीक है। लेकिन अब यहां देखिए, यह स्टेटमेंट, यह जो सेंटेंस है, इसको पढ़कर आपको इसका मीनिंग क्या लग रहा है, यह क्लियरली ट्रू है। सबको पता है कि बिना बादल के वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो यह आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर नीचे मैथमेटिक्स इज फन, मैथमेटिक्स फन किसके लिए होगा, जिसको मैथमेटिक्स इजी लगता हो। लेकिन मैथमेटिक्स सबको तो इजी लगता नहीं है, किसी को यह डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए फन कहां से होगा। तो फिर से यह स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। सी इज कॉमर्स ग्रेजुएट, अभी ऊपर देखें यहां पर कि सेंटेंसेज इन्वॉल्विंग वेरिएबल प्रोनाउंस सच एज दिस आर नॉट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो सी इज कॉमर्स ग्रेजुएट, यह स्टेटमेंट नहीं होगा। रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, अब यह स्टेटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर फॉल्स हम जानते हैं। हम सब जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल होता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है रूट 2 इज रैशनल, मींस इसका मीनिंग फॉल्स मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस का, तो यह स्टेटमेंट होगा। फायर इज ऑलवेज हॉट, ठीक है, यह भी स्टेटमेंट होगा। द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। तो कोई अगर रोम्बस के बारे में सोचे तो उसको ट्रू लगेगा, लेकिन कोई ट्रेपीजियम सोच ले तो फॉल्स हो जाएगा। तो एक ही साथ इसका मीनिंग क्या है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, इसलिए यह स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए इतना डिस्कशन के बाद कि स्टेटमेंट होता क्या है, किस तरह के सेंटेंसेज को हम स्टेटमेंट कहेंगे। हम लोग का जो टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें यह टॉपिक एक्चुअली क्या है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स की शुरुआत कहां से होगी, तो नाम ही है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, मींस स्टेटमेंट का अलजेब्रा, तो स्टेटमेंट से शुरू होगी। तो सबसे पहले हमने यह समझने की कोशिश की कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट के बारे में हमको पता चला कि जितने भी तरह का सेंटेंसेज हम पढ़ते हैं, 4 तरह का, ठीक है, उसमें से इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। स्टेटमेंट होगा जब भी तो असर्टिव सेंटेंस होगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में भी वैसा असर्टिव सेंटेंस जिसका मीनिंग या तो ट्रू निकलता हो या फिर फॉल्स निकलता हो, लेकिन 2 मीनिंग एक साथ नहीं निकलता हो, ठीक है। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी एट ए टाइम 2 मीनिंग निकल रहा हो तो ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। साथ ही कुछ और भी बातों की चर्चा हम कर लिए आपसे कि
अगर किसी भी सेंटेंस में वेरिएबल टाइम का वर्ड हो, ठीक है, वेरिएबल प्लेस का वर्ड हो, वेरिएबल प्रोनाउंस हो, ठीक है, इस तरह का टर्म हो जो वेल डिफाइंड नहीं हो, तो वैसे सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब बात स्टेटमेंट की हमारी हो गई कि स्टेटमेंट कहते किसको है, तो वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस whose meaning is either true or false but not both। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट का क्या मतलब है? नेगेशन का क्या मतलब है? अगर हम नेगेशन का मतलब समझ गए तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट भी समझ जाएंगे। तो नेगेशन का मतलब होता है डिनायल, ठीक है। अगर इसको सेट से कंपेयर करके आप सोचें, ठीक है, तो आप कंप्लीमेंट ऑफ सेट सोच सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब होता था? ए को छोड़कर। तो नेगेशन स्टेटमेंट में नेगेशन का मीनिंग उसी तरीके का होता है। डिनायल ऑफ स्टेटमेंट, डिनायल ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि स्टेटमेंट जो बात कह रहा है उसको डिनाई कर देना है। स्टेटमेंट अगर ट्रू बोल रहा है तो उसको फॉल्स बना देना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है तो उसको ट्रू बना देना है। मींस स्टेटमेंट का जो असर्टेशन है उसको डिनाई कर देना ही क्या कहलाता है? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब हमको सीखना है कि किसी स्टेटमेंट का नेगेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसी स्टेटमेंट का डिनायल हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर वही बात कहा नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट के बारे में कि द डिनायल ऑफ एन असर्टेशन कंटेन्ड इन ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स नेगेशन। द डिनायल ऑफ एन असर्टेशन कंटेन्ड इन ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स नेगेशन, ठीक है। इसके नोटेशन की बात करें, अगर स्टेटमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं, अगर हमने किसी स्टेटमेंट को क्या किया, स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन भी बोलते हैं, इसलिए पी से उसको अगर डिनोट करते हैं जनरली, तो अगर किसी स्टेटमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं तो उसका जो नेगेशन है उसके लिए यह सिंबल है, उसके पहले यह सिंबल लगा दीजिए पी के पहले, तो यह हो गया डिनायल ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी। वो यहां लिखा हुआ भी है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेगेशन पी, डिनायल ऑफ पी या नेगेशन पी। दिस डिनोट्स नेगेशन और डिनायल ऑफ पी। जैसे सेट में क्या करते थे, ए अगर कोई सेट है तो उसके कंप्लीमेंट को इस तरीके से लिखते थे, तो उसी तरह से पी अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके डिनायल को इस तरीके से लिखेंगे, उसके नेगेशन को इस तरह से लिखेंगे। और नेगेशन का मतलब आप समझ गए कि स्टेटमेंट में जो असर्टेशन इन्वॉल्व है उसको डिनाई कर देना है, और डिनाई तभी होगा जब मीनिंग को बदल दिया जाए। अगर स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू निकल रहा है तो उसको फॉल्स बना देना है, तो वह क्या हो गया? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। द डिनायल ऑफ स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वे। अब अगर किसी स्टेटमेंट का डिनायल हमको करना है तो उसको हम यहां 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं? तो एक स्टेटमेंट से समझिए, जैसे यहां कहा कि पी कोई स्टेटमेंट है आपका, कोलकाता इज ए सिटी, कोलकाता इज ए सिटी। अब इसका डिनायल हमको लिखना है। कोई आदमी कहा कि कोलकाता इज ए सिटी, तो इसका डिनायल किस किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो एक तो डिनायल करना है तो नॉट लगा दीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि कोलकाता इज नॉट ए सिटी, तो यह इस स्टेटमेंट का क्या हो गया? डिनायल हो गया, मतलब इस स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट कोलकाता इज ए सिटी। कोई कह रहा है कोलकाता इज ए सिटी, तो हम बोल रहे हैं कि इट इज फॉल्स दैट कोलकाता इज ए सिटी। यह गलत बोल रहा है कि कोलकाता सिटी है। या हम यह
बोल सकते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट कोलकाता इज ए सिटी, इट इज नॉट द केस दैट कोलकाता इज ए सिटी। तो यह सब तरीका है लिखने का, ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि नॉट लगा दीजिए, तो असर्टेशन का क्या हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा। तो हम लोग इसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसी से क्या करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट का डिनायल हम लिख पाते हैं। अब आइए कुछ स्टेटमेंट्स का डिनायल हम लोग लिखकर देखते हैं। स्टेटमेंट्स का डिनायल किस तरह से लिखा जाए, स्टेटमेंट का नेगेशन किस तरीके से लिखा जाए। राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहां जो स्टेटमेंट्स है इसका नेगेशन लिखना है, लेकिन कहा कि इन 2 डिफरेंट वेज, क्योंकि यहां 3 तरीका बताया है लिखने का, तो आपका कहा कि कम से कम 2 तरीके से लिखिए आप, ठीक है। जैसे कहा कि अफ्रीका इज ए कंटिनेंट, तो सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा कि अफ्रीका इज नॉट ए कंटिनेंट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट अफ्रीका इज ए कंटिनेंट। रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। तो रूट 5 इज रैशनल। अब इसमें देखिए, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 इज नॉट रैशनल, डिनायल हो गया इस स्टेटमेंट का। या जो तरीका बताया कि इट इज फॉल्स दैट रूट 5 इज रैशनल, यह भी लिख सकते हैं। या हम सीधा बोल दें कि रूट 5 इज इरैशनल, तब भी इसका डिनायल हो गया, ठीक है। तो जब भी स्टेटमेंट का नेगेशन हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा जाए कि उसका मीनिंग क्या हो जाए, बदल जाए। अगर वह ट्रू है तो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। इसके बाद कह रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, हम क्या इसका डिनायल लिख सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, या फिर लिख सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो यह तरीका हो गया स्टेटमेंट के डिनायल लिखने का, मतलब स्टेटमेंट के नेगेशन को लिखने का। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, इतनी चर्चा जो हमारी हुई इससे, कि नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही, आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या समझा, स्टेटमेंट को समझा, ठीक है, और स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है इस चीज को समझा। अब आज से टॉपिक शुरू हो गया है तो फिर कंटिन्यूटी में चलता जाएगा, लेकिन आज पहला लेक्चर था इसलिए हमने थोड़ा सा छोटा इसको रखा है। हमको उम्मीद है कि आज जिन 2 बातों की चर्चा हुई वह आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।